एक्टिवेटिंग या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या कोलिनोमाइमेटिक्स भी हम जो है वो इनको कहते हैं, ठीक है। उसमें हमने इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर लिया था डायरेक्टिंग इंडायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में हमने कहा था कि आगे मस्करैनिक और निकोटिनिक चैनल्स के ऊपर एक्ट करने वाले कोलिनोमाइमेटिक्स होते हैं, ठीक है। मस्करैनिक के अंदर हमने फर्दर बात की थी कि कुछ कोलिन एस्टर्स होते हैं जो कि नेचुरली आपके मौजूद होते हैं, और कुछ आर्टिफिशियली डिराइव्ड जिसमें आपके एल्कलॉइड्स, खास करके पाइलोकार्पीन उसका जो प्रोटोटाइप था वो हमने बात की थी। आज जो है वो हम बात करेंगे इनडायरेक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स की, और उसमें जो है हमारे 3 जो मेन टाइप्स होती हैं हमारी, उसमें हम उसको डिवाइड कर देते हैं शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग, और तीसरी जो होती है हमारी वो होती है वेरी लॉन्ग एक्टिंग, जिसमें आपके मोस्टली ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं वो आते हैं आपके, ठीक है। ये हमने बात की थी मस्करैनिक रिसेप्टर्स M1 से लेकर M5 तक, इनके सेकेंडरी मैकेनिज्म्स जो थे वो, ठीक है। निकोटीनिक की हमने बात की कि वहां पर सोडियम और पोटेशियम चैनल्स का होना बेहद जरूरी होता है, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ इनडायरेक्टिंग एक्टिंग या इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसको अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो हम इसको फर्दर, जिस तरह अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, कि इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इसके अंदर 3 के अंदर, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग और वेरी लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। यहाँ पर जो है हम इसको मेजर केमिकली हमने इसको 2 उसमें डिवाइड कर दिया, कार्बामिक एसिड एस्टर्स जिनको हम कार्बामेट्स कहते हैं, और फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स जिनको हम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कहते हैं, ठीक है। बाय नेचर या बाय द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन ये ड्रग्स होते क्या हैं, दे आर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, ठीक है। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम है। इस एंजाइम का काम क्या था कि इसने एसिटाइल कोलिन को जो है वो ब्रेक डाउन करना होता है उसका इनटू जो आपके एसिटाइल और कोलिन के अंदर जिसके स्पेसिफिक इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इसने उस एंजाइम को जो है वो इनहिबिट करवाता है, उसको ब्लॉक करवाता है उसको, ठीक हो गया। अच्छा, नियोस्टिग्मीन और फाइसोस्टिग्मीन इनकी 2 बड़ी प्रोटोटाइप्स हैं, और इनका इनसे वास्ता आपका पड़ता रहेगा। शायद आप लोगों ने इसको पहले भी फिजियोलॉजी में कहीं पढ़ा हो आपने, ठीक है। जिस जैसे चलोगे आगे तुम लोगों को याद आ जाएगा। पैराथियन जो है दैट इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं वो लॉन्गर एक्टिंग आपके होते हैं, इनडायरेक्ट कोलिनोमाइमेटिक्स। और एड्रोफोनियम जो है आपका, ये भी एक प्रोटोटाइप है, ठीक है। इट हैज गॉट अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन मेजर और इनका जो नेचर होता है और इनके जो टिपिकल प्रोटोटाइप्स तुम लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं कि वो चीजें हैं सारी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, हमने जैसा अभी शुरू में बोला कि आपके जितने भी ये नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ये सब के सब जो होते हैं आपके, ये आपके एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स हैं आपके, ठीक हो गया। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर से मतलब ये हुआ इसका कि अगर आप डायग्राम देखो तो ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर साइनैप्स में आकर, इसका एक जो फिजियोलॉजिकल इसका मैकेनिज्म है वो ये है कि इसने साइनैप्स में आकर पोस्ट साइनेप्टिक जो रिसेप्टर है वहां पर जाकर अटैच हो जाना इसने, ठीक है। अटैच होने के बाद ये जो भी अपने फर्दर आगे रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट करती है, ठीक हो गया। जो आपका एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है उसने इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करके एसिटेट और कोलिन में चेंज कर देना होता है, ठीक हो गया। यहां पर ये अगर तुम ये नेगेटिव का बड़ा सा साइन देख रहे हो, यहां पर आपके इस रिएक्शन के ऊपर आपके ये जो कोलिनोमाइमेटिक्स हैं इनडायरेक्ट रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने नाम लिया, अभी एड्रोफोनियम की हम बात कर रहे थे, नियोस्टिग्मीन की बात कर रहे थे, फाइसोस्टिग्मीन की बात कर रहे थे, ठीक है। इकोथायोफेट भी एक इनडायरेक्ट एक्टिंग आपका कोलिनोमाइमेटिक है, ठीक है। अब नॉर्मल हालात में ये होता है कि एसिटाइल कोलिन जो यहाँ पर साइनैप्स के अंदर मौजूद है, इट स्टेज देयर, ये अपना रिएक्शन करवाती है, प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो प्रोग्रेस करवाती है, ठीक हो गया। और उसके बाद नेचुरली जो है इसको जो कोलिनेस्टरेज है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, उसको ब्रेक डाउन कर देता है उसका।
अदरवाइज अगर ये यहाँ पर मौजूद रहेगी तो जो भी रिएक्शन इस सिनेप्टिक उसके थ्रू हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन है, अगर ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर मौजूद रहेगी तो स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन जो होती है वो मुसलसल, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्टेड सॉरी आपकी जो कंट्रैक्टेड स्टेट है उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है कि कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट इनहिबिटर्स दे बाइंड टू कोलिनेस्ट्रेज, ठीक है, एंड दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इसमें जो अल्कोहल पार्ट है दैट इज रिलीज्ड, ठीक है। एसिडिक पोर्शन कार्बामेट और फॉस्फेट आयन, ठीक है, इट इज आल्सो रिलीज बट इट इज आल्सो रिलीज्ड स्लोली। ठीक हो गया। आफ्टर हाइड्रोलिसिस एज ए रिजल्ट जो ड्रग्स होते हैं आपके, दे एम्पलीफाई दी एसिटाइलकोलिन effects. After hydrolysis carbamates are released by cholinesterase over a period of 2 to 8 hours. ठीक है, इन शॉर्ट आपके ये इस रिएक्शन को याद रखिएगा कि ये जो एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन होना है ये इसको नहीं होने देता। ठीक है, टिश्यू एंड ऑर्गन इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, जब आप एसिटाइल कोलिन को जब आप कोलिनेस्ट्रेज को एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को जब आप इनहिबिट कर देते हो तो उससे क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन की जो कह लो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है साइनेप्स के अंदर, ठीक है, वो बढ़ेगी। उसके बढ़ने से नेचुरली जो अमाउंट के लिहाज से जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके एसिटाइलकोलिन के जितने भी इसके रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो भी उसके नेचुरली इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका विसरल स्मूथ मसल, इसकी कंट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। अब ये विसरल स्मूथ मसल कहीं भी हो सकता है, यहाँ इसने जीआई का दिखाया हुआ है, ये कहीं भी हो सकता है, आपका स्मूथ मसल आपके वेसल्स में भी हो सकता है। ठीक है, मियोसिस करवाएगा ये देखो प्यूपिल जो है वो बिल्कुल उसमें इंट्रक्शन में अकोमोडेशन वाली स्टेट में चला गया। ब्लड प्रेशर डिक्रीज करवाता है, हार्ट रेट डिक्रीज करवाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जब इनहिबिट होती है तो उससे जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, वो दैट स्टेज इनसाइड द साइनेप्स और वहां पर उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लंबी हो जाती है उसकी। ठीक है, क्लिनिकल यूजेस के अंदर ये जो स्लाइड है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद रखना कि इसके अंदर जो आपको ड्रग्स दिए हुए हैं ये एज इट इज, और जिस तरह से ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये एज इट इज तुम लोगों को एमसीक्यूज के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए पाइरिडोस्टिगमीन और नियोस्टिगमीन ये सिग्निफिकेंटली यूज किए जाते हैं। ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा कि ये उनके लिए जो ड्रग्स हैं दोनों, ये ड्रग्स वाहिद उस चीज का हल नहीं है, मतलब आपको इसके अलावा भी जो है वो मायसीनिया ग्रेविस जो है वो दूसरी चीजों से भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है आपको, जिसमें आपका रिहैबिलिटेशन का सारा काम आ जाता है, कुछ सर्जरीज आजकल हो रही हैं। ठीक है, फिर आ जाती है एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स के अंदर आप रिवास्टिगमीन देते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। तो ये आपका एसिटाइल कोलिन जो है उसको ब्रेकडाउन होने से बचाता है। फाइसोस्टिगमीन जो होती है दिस इज यूज इन सिवियर एट्रोपिन पॉइजनिंग और एक्यूट ग्लोकोमा के अंदर भी जो है वो आप इसको दे सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं वो भी इसी तरह ये आपके कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इसके अंदर के ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बहुत कम मिकदार में आपकी बॉडी में बहैसियत ड्रग इस्तेमाल होती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की जो ज्यादातर यूज होती है दैट्स एज एन इंसेक्टिसाइड या आपके जो बॉडी के अंदर पैरासाइट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए जो है ये यूज होती है। ठीक है, आपके फॉर एग्जांपल मेलाथियन जो है वो स्केबीज एक बीमारी है, तुम लोगों ने शायद सुना हो, जिसके अंदर खारिश शुरू हो जाती है पूरे जिस्म के ऊपर, उसके अंदर जो लोशंस में यूज होती है दैट्स मेलाथियन। ठीक है, और मेट्रिफोनेट एंटी हेलमिंथिक एजेंट है। एंटी हेलमिंथिक्स वो होते हैं ये बेसिकली एंटी हेलमिंथिक। एंटी हेलमिंथ्स वो होते हैं जो हेलमिंथ्स के अगेंस्ट काम करें। हेलमिंथ्स क्या होते हैं? आपके ये जो पेट के अंदर कीड़े निकल आते हैं ना,
वर्म्स निकल आते हैं, राउंड वर्म, टेप वर्म, ठीक है, इनको किल करने के लिए मेट्रोफोनेट यूज होता है। और जो दूसरी अहम चीज है इसके अंदर लास्ट में, दैट्स एड्रोफोनियम, और एड्रोफोनियम इज यूज फॉर द रैपिड रिवर्सल ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, ठीक है। इससे मतलब ये है कि आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जहां पर आपका पोटेंशियल सेट हो गए हुए हैं और आपका स्केलेटल मसल जो है वो कंट्रैक्शन में चला गया है और आपने उसको वहां से रिलीज करवाना है, तो उसके लिए आप एड्रोफोनियम देते हो, ठीक है। एड्रोफोनियम इज बेसिकली कह लो कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, लॉक जॉ या इस तरह की कोई, जहां पर सवेयर और सडन और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन है, तो उसके अंदर आप एड्रोफोनियम जो है वो दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये स्लाइड याद कर लेना, मायसीनिया ग्रेविस के लिए पायरिडोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, ठीक है। स्पेसिफिकली इसके लिए नियोस्टिगमीन जो है वो ज्यादातर दी जाती है। रिवास्टिगमीन आपकी अल्जाइमर्स के लिए, फाइसोस्टिगमीन एट्रोपिन पॉइजनिंग ग्लूकोमा में दे सकते हो आप, ठीक है। और एड्रोफोनियम इज यूज फॉर नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, उसको खत्म करने के लिए। अब एक चीज जो तुम लोगों की किताब में लिखी हुई है और तुम लोगों से पूछी भी जा सकती है, कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ यूएचएस, व्हाट एग्जैक्टली इज कोलिनर्जिक क्राइसिस। शायद तुम लोगों ने ये वर्ड सुना हो, ठीक है। कोलिनर्जिक से मतलब हो गया कि दिस इज रिलेटेड टू एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब ये होता क्या है, दिस इज बेसिकली ओवर स्टिमुलेशन, किस चीज की, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, जब आपकी जो नर्व टर्मिनल है वहां से इम्पल्सेस आती चली जा रही हैं और साइनेप्स के ऊपर जो है वो एसिटाइलकोलिन की अमाउंट बढ़ती चली जा रही है और न्यूरोमस्कुलर कंट्रैक्शन जो है वो मुसलसल इतनी ज्यादा है कि मसल एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन के अंदर है, ठीक है। किस वजह से, एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन की वजह से। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम वहां पर मौजूद है, उसकी एक्टिविटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाता है। इसमें आपकी एक्सेसिव न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर स्टिमुलेशन की वजह से एक्सेसिव कंट्रैक्शन ऑफ मसल होती है, इसको हम कोलिनर्जिक क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। एक ये चीज ज़हन में रखना, इसको सिंपली याद करने के लिए जस्ट इसको रट लो कि ओवर स्टिमुलेशन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ड्यू टू एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज मायस्थेनिक क्राइसिस। जो पिछले वाला था दैट वाज कोलिनर्जिक क्राइसिस, दिस इज मायस्थेनिक क्राइसिस। मायस्थेनिक क्राइसिस वही मायस्थीनिया ग्रेविस वाला, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा था, ये कंपैरेटिवली एक इमरजेंसी होती है, दिस इज मोर ऑफ अ लाइफ थ्रेटनिंग इशू, मतलब इसके अंदर ये अगर कंटिन्यूसली मौजूद रहे तो बंदे की जो है वो जान भी जा सकती है। होता क्या है कि जो मायस्थीनिया के पेशेंट्स होते हैं ना जी, ठीक है, मायस्थीनिया ग्रेविस में तुम लोगों को एक याद करवाने के लिए एक जनरली तुम लोगों को बात बता देता हूँ कि मायस्थीनिया के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि बंदा आकर ये कहता है कि जी मेरी जो डे टू डे एवरी डे नॉर्मल एक्टिविटी है ना वो करते हुए मैं थक जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी एक कॉमन इसकी मिसाल है, वो कहते हैं कि जी मैं जब बाल ब्रश करता हूँ तो मैं बाल ब्रश करते करते मुझे अपने बाजू में थकावट महसूस होती है, दांत साफ करते हुए मुझे अपने बाजू में और हाथ में थकावट महसूस होती है, और इतनी ज्यादा थकावट महसूस होती है कि मैं उस एक्टिविटी को, उस चीज को मैं कंप्लीट नहीं कर पाता, ठीक है। मायस्थेनिक क्राइसिस क्या होता है कि मायस्थेनिक क्राइसिस के अंदर जो बंदा मायस्थीनिया ग्रेविस का मरीज है, ठीक है, उसको इतनी सवेयर उसकी कंडीशन खराब हो जाए कि एक तो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, उसके जो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है वही काम करना उसके छोड़ दें, फटीग की वजह से, लेथार्जी की वजह से, ठीक है। इसमें फिर क्या होता है कि आपको उस पेशेंट को जो है वो इंट्यूबेट करना पड़ता है या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करवानी पड़ती है। इंट्यूबेशन का मतलब है कि आप उसके ट्यूब पास कर देते हैं ट्रेकिया के अंदर और आप उसको एक किस्म का वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, उस ट्यूब को मशीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वो मशीन जो है वो फिर बंदे के अंदर रेस्पिरेशन का जो, ब्रीदिंग का जो अमल है वो करवाती है, ठीक है। दिस इज सिंपली ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल्स। अब कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या था कि उसके अंदर ओवर स्टिमुलेशन हो रही थी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, ठीक है। मायस्थीनिक क्राइसिस क्या है कि इसके अंदर जो मायस्थीनिया का मरीज है उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि उसके मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज में चले गए हैं,
इन दोनों के दरमियान फर्क करने के लिए हम एड्रोफोनियम लगाते हैं या एड्रोफोनियम देते हैं, ठीक है। और एड्रोफोनियम, जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की, ये रैपिड रिवर्सल करवा देती है नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट का, बिकॉज इट इज रिलेटिवली शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। ये माइस्थीनिया के डायग्नोसिस में भी यूज होती है और ये बेसिकली डिफर करती है, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है कि आया इस बंदे को माइस्थेनिक क्राइसिस है या कोलिनर्जिक क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर जो मसल वीकनेस होती है वो बेसिकली आपका डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है आपको, सॉरी एक मिनट, जो मायस्थेनिक ग्रेविस और जो कोलिनर्जिक क्राइसिस है, एक तो उसका डिफरेंस तुम लोग प्लीज अपने ज़हन में रख लो कि मायस्थेनिक ग्रेविस इज अ मच मोर difficult and a much more emergency condition, and it requires much rapid response compared to cholinergic crisis, ठीक है। cholinergic crisis के अंदर सिर्फ मसल वीकनेस होगी और मायस्थेनिक के अंदर वो वीकनेस बहुत सवेयर होगी, लेकिन इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने एड्रोफोनियम देना है। तो उसमें आप क्या करते हो कि आप उसके अंदर एड्रोफोनियम जब देते हो तो इट इम्प्रूव्स द मसल स्ट्रेंथ इन मायस्थेनिक ग्रेविस, ठीक है, या मायस्थेनिक क्राइसिस के अंदर ये इम्प्रूव करेगा। लेकिन जो आपका कोलिनर्जिक क्राइसिस है ना, उसके अंदर ये उस बंदे के जो मसल्स हैं उनको वीक कर देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कोलिनर्जिक एंड मायस्थेनिक क्राइसिस, ताकि आपको डिफरेंस जो है इसका वो पता लग सके। ठीक हो गया? टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी के अंदर जो आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट है ना, इसके ऊपर एक बड़ा पेट सवाल आता होता है। सवेयर ऑर्गेनोफॉस्फेट एक्सीडेंटल एक्सपोजर से मतलब है, मैंने पहले कहा था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं वो आपके जो पैरासिटिक आपके एजेंट्स होते हैं, पैरासिटिक दवाइयां होती हैं, उनमें इस्तेमाल होता है ज्यादातर। ठीक हो गया? और उससे क्या प्रॉब्लम होती है? अरसलान को अलाउ कर दें ओप्पो वाली आईडी, इसकी अपनी आईडी किधर गई आज यार? ये सेटिंग थोड़ी सी यार इसकी ना ये छिड़की हुई है यहाँ से। ओके, टॉक्सिसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा पेट एमसीक्यू के अंदर आती होती है। वो सवाल किस तरह से देता है कि एक फार्मर था, वो अपनी फसल को जो है वो दवाई छिड़क रहा था उसके ऊपर, ठीक है, और अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई, उसके पसीने छूटने शुरू हो गए, ठीक है, और उसकी आईज के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए, उसको हॉस्पिटल ले आए। तो उसके लिए अब जो उसको इशू चल रहा है, उसके लिए आप कौन सी दवाई देंगे? तो दैट इज एट्रोपिन। होता क्या है कि जितने भी आपके ये पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, उसके अंदर ज्यादातर ऑर्गेनोफॉस्फेट यूज होता है, ठीक है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट का एक्सीडेंटल एक्सपोजर होता है, कोई बंदा मतलब अगर दवाइयां छिड़का रहा हो फसलों के ऊपर, तो वो उसके अंदर भी नेचुरली जाती है, जिसके बाद से उसको ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो होने शुरू हो जाते हैं उसको, ठीक है। एंटीडोट ऑफ फर्स्ट चॉइस इज एट्रोपिन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि एट्रोपिन आपने उसको देना है ताकि उसका जो मसला है वो सॉल्व हो। इसके अलावा कुछ जगहों के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि प्रेलिडॉक्सिन देते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं फोरेंसिक के अंदर, वो ये होता है कि अगर किसी बंदे को ऑर्गेनोफॉस्फेट का सवेयर एक्सपोजर हुआ है, या अगर उसको जो है वो उसने मतलब ये दवाई पीने की कोशिश की है, तो उसको उसके एंटीडोट के तौर पर, या उसको जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है उसकी पॉइजनिंग को काउंटर करने के लिए, दैट इज यूजुअली ट्रेलिडॉक्सिन, ठीक है। यहाँ पर वैसे उसने एट्रोपिन आपकी किताब में लिखा हुआ है, सो यू गाइज रिमेंबर के इट्स बेसिकली एट्रोपिन। जो उसके निकोटिनिक इफेक्ट्स हैं जी, वो होते हैं प्रेलिडॉक्सिन से कंट्रोल, ठीक है।
इसके अलावा जो मेन उसको सिम्टम्स आएंगे, उसके अंदर वेजोडाइलेशन होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है। कन्वल्जन्स, जब बहुत ज़्यादा सवेयर उसको पॉइजनिंग होती है तो उसके सीएनएस के सिम्टम्स आते हैं कि उसको चीज़ें दिखाई देती हैं, चीज़ें सुनाई देती हैं। अदर देन दैट, अगर वो ज़्यादा इश्यूज का हो तो दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन एज वेल। ब्रीदिंग रेट कम होगा, सीवीएस उसका बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, उसकी जो पल्स है वो डिक्रीज होगी। इसको याद करने का एक ये आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ था डम्बेल्स के नाम से, DUMBBELSS। दिस इज, कह लो कि क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, मुखफ़फ़ होता है जो आपका, ठीक है, या जो आपका वो होता है, एक वर्ड आपने बनाया होता है, डी इज फॉर डायरिया, निमोनिक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, निमोनिक बनाया होता है। D is for diarrhea, U is for urination, M is for meiosis, ठीक है, I के अंदर आपके चेंजेस आते हैं। B पहले वाला is bronchoconstriction, B दूसरे वाला is bradycardia, E stands for excitation। excitation ज़्यादातर आपके CNS की आपको नजर आएगी, ठीक है, और इसके अलावा आपके जो skeletal muscles हैं वो एक state of contraction के अंदर जो है वो चले जाएंगे। L stands for lacrimation, आंखों में से बहुत ज्यादा पानी आएगा, सेलिवेशन और स्वेटिंग होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर ये साइंस और सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं और साथ में वो उसने आपको सिनारियो दे दिया है कि एक आदमी था वो फसलों में दवाई छिड़का रहा था, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है और इसका ड्रग ऑफ चॉइस वो तुम लोगों से पूछेगा। तो एंटीडोट ऑफ फर्स्ट चॉइस इज एट्रोपिन। अगर एट्रोपिन ना लिखा हो, लुक फॉर पेराडॉक्सिम। पेराडॉक्सिम भी जो है वो इसके एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होती है।